नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस व्याख्यान में हम स्कंदगुप्त नाटक में संवाद और उसके अभिनय के ऊपर बातचीत करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक में जो भाषा है और जो उसकी भाषिक विशिष्टता है उसके बारे में चर्चा की थी। तो भाषा निश्चित रूप से संवादों से जुड़ी हुई होती है और संवाद भाषा के बिना संभव नहीं होते। तो भाषा पर दृष्टिपात करें तो इसकी भाषा क्लिष्ट है, चित्रात्मक, आलंकारिक और गीतात्मक है। इसी हिसाब से यदि देखे जाए तो इसके संवाद ऐसे हैं बहुत सारे जिनकी वाक्य रचना बहुत जटिल जान पड़ती है। स्कंदगुप्त में संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और यौगिक वाक्यों में व्यक्त होने के कारण संवाद की भाषा जटिल हो गई है। यानी सरल वाक्य हैं लेकिन उसकी अपेक्षाकृत संयुक्त, मिश्र और यौगिक वाक्यों की अधिकता है, जिससे जो संवाद हो गए हैं वो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, यानी विस्तार लिए हुए हैं। कथन बहुत लंबे हैं जो कि पात्रों के लिए भी और दर्शकों के लिए भी एक कठिन स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। पात्रों के अंतर्द्वंद और दार्शनिक ऊहापोह को व्यक्त करते समय जो भाषा को अलंकृत रूप अपनाया गया है उससे के कारण भी इस नाटक के संवाद जो हैं वो बहुत लंबे हैं। कहीं आधे पेज के, कहीं एक पेज, कहीं 2 पेज, इस प्रकार के एक ही व्यक्ति 2-2, 3-3 पेज तक अपनी बात कहता है तो निश्चित रूप से पाठकों और दर्शकों में इसको ग्रहण करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। दर्शन और संस्कृति के मुहावरों का प्रयोग के कारण भी संवाद जो है वो दुरूह यानी कठिन लगते हैं। स्कंदगुप्त में मातृगुप्त, स्कंदगुप्त, देवसेना, प्रपंच बुद्धि, अनंत देवी, प्रख्यात कीर्ति, इन सभी के बहुत से उद्गार यानी जो हृदय की जो भावनाएं हैं उसको अलंकृत शैली में अभिव्यक्त किया गया है, जिसके कारण संवाद कठिन और बहुत दीर्घ है। इतनी जटिल वाक्यावली को अभिनेता वाचिक, कायिक तथा सात्विक अभिनय के किसी भी रूप के साथ जोड़कर प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो सकता है। यानी ये संवाद अभिनय करने वाले अभिनेताओं के लिए भी जटिल हो जाते हैं। सामान्य दर्शक कथ्य का कितना आस्वाद ग्रहण कर सकेगा इसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी दर्शक जो होते हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए होते हैं। किंतु इन सब के होते हुए भी ऐसा नहीं है कि नाटक में नाटकत्व का नितांत अभाव हो। यदि इसकी भाषिक अतिरंजना को काट छाट कर, संवादों को कुछ संक्षिप्त करके यदि नाटक का रंगमंचीय आलेख तैयार किया जाए तो स्कंदगुप्त का प्रदर्शन जो है वो प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो संस्कार युक्त सुपठित दर्शक होते हैं, जो अधिक पढ़े लिखे या जिनकी दर्शन इत्यादि में, संस्कृति में बहुत अधिक रुचि है, उनके लिए यह नाटक जो है बहुत आकर्षक हो सकता है। संवादों के माध्यम से ही नाटक में अभिजात्य जीवन की जो गरिमा है उसको अभिव्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि इसका एक थोड़ा सा सरल रूप प्रस्तुत किया जाए तो यह नाटक जो है वो दर्शकों के लिए बोधगम्य सिद्ध होगा। अभिनेता की दृष्टि से यदि हम बात करें तो दृश्यों एवं पात्रों की संख्या बहुत अधिक है कि पाठकों के लिए और दर्शकों के लिए उनके साथ सामंजस्य करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाते, इतने पात्र आते हैं, इतने पात्र जाते हैं। तो
एक तारतम्य जो होता है वो बैठाना कठिन हो जाता है। पात्रों के कितने ही रूप एक साथ सामने आते हैं, जिससे उनका समुचित रूप से समूहीकरण संभव नहीं होता। नाटक में ऐतिहासिक पात्र हैं, काल्पनिक हैं, नागरिक हैं, सैन्य दल हैं, धर्माचार्य हैं और उनके विभिन्न क्रियाकलाप हैं, जिन सभी को रंगमंच पर प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल कार्य है। इसके अलावा कई ऐसे क्रिया व्यापार भी हैं, जैसे कि बाँध का टूटना, बाढ़ का आना, दीवार का गिरना, जिसको कि रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और अभिनेताओं के लिए भी यह स्थिति कठिन होती है। भाषा और संवाद की समस्या तो अभिनय के साथ जुड़ी हुई ही है। क्लिष्ट संवाद और 2-2 3-3 पेज के संवाद, क्लिष्ट भाषा अभिनेता के लिए परेशानी खड़ी करने वाली होती है। अभिनेता के साथ साथ ये दर्शकों को द्वारा ग्रहण करना भी कठिन होता है। तो दर्शक और अभिनय दोनों की दृष्टि से कहीं ना कहीं स्कंदगुप्त नाटक जो है वो एक दुरूह नाटक माना जा सकता है। अभिनय की प्रयोजनशीलता की सिद्धि इस नाटक में मुश्किल से ही देखने को मिल सकती है।